एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन अपॉन मास ऑफ एटम, इस केस में हाइड्रोजन एटम इनटू c से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द इक्वल स्पीड। जैसे मैं एक सवाल इस पे देता हूं आपको जनरल करके बता। याद है ना, फोटोन का मास डिफाइन नहीं होता था ना। समझ में आया क्या किया? h बाई लैम्डा में किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, c से मल्टीप्लाई डिवाइड, h बाई लैम्डा क्या हो गया, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन अपॉन मास इनटू। जैसे आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू, अच्छा कैलकुलेटर वापस हटा दिया गया एग्जाम में, ठीक है, तो फिर आप एक क्वेश्चन लिखो, फिर तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट मोबाइल। एक क्वेश्चन लिखो कि एक दिन के लिए लगाया था क्या, तो टाइप मिस्टेक था ना, वही मैं सोच रहा था। हायर एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, जैसे गेट वेट के एग्जाम दोगे इंजीनियरिंग के बाद तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ रहता है। तो मेंस में अलाउ करने का मतलब है कि कोई अगर स्मार्ट बच्चा होगा वो पूरा पेपर सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ज्यादा जो गड़बड़ होते हैं अच्छे बच्चों के जो मार्क्स करते हैं कहाँ जाते हैं, सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कैलकुलेटर से चांसेस कम हो जाएंगे, हो सकता है कोई पूरे पूरे नंबर लेके आ रहा है। तो आप एक बार लिखो इसके लिए कि कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम, हीलियम प्लस एटम, कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस एटम in which electron jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1, in which electron jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी जो लेवल होता है उसमें कितने सेकंड तक रहता है, 10 की पावर -8 सेकंड। पढ़ा ये चीज, कोई बात नहीं। आप 3 से कहां पे, 2 से कहां पे आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालो। कहां पे आ रहा है, 2 से 1 में बोला है ना, तो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी मीटर पर सेकंड में निकालना है, कितना आता है कैलकुलेशन करके बताइए। हाँ, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। वही लेंगे ना, एटम का मास लिखेगा यहाँ पे, हम क्या एटम का मास, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना मूव कर, पूरे सिस्टम जा रहा है पीछे की। यहाँ पे ध्यान रखना एटम का मास है ना, मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करो कितना है। ज्यादा वैसे नहीं आ रही, 10 की पावर 16 लाइट से भी ज्यादा, मतलब फोटोन निकला भाग गया वो 1 सेकंड। कभी कभी आंसर है तो थोड़ा सा गेस भी करो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, 10 की पावर 16 से भाग गया। अगर ऐसा होता तो किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे होते, हम सभी लाइट की स्पीड से भाग रहे थे, लाइट की स्पीड भी नहीं, वहां तो दुगुना आ रहा है 10 की पावर 8 से स्क्वायर।
यूनिट में कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया है, वही कन्वर्ट किया। एनर्जी जो जूल में होगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, उसको जूल में कन्वर्ट करो, फिर डिवाइड करो। और किसी का है क्या? अरे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा, कहां से कहां गया है, 2 से 1 10.2 इंटू जेड स्क्वायर, उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, मास को केजी में रखो और सी को 3 इंटू 10 की पावर 8 रखो, देखो कितना आता। कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये सही है, फिजिबल। कैसे ना, अगर आप यहाँ पे निकालोगे वी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन कितना हो जाएगा 10.2, जेड स्क्वायर कितना हो गया 4, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आपका हो जाएगा जूल में। नीचे मास कितना होगा 4 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, लिखा है क्या? तो 27 में से 8 किया कितना होगा 19, तो ये तो कट जाएगा पूरा, तो सीधे सीधे आपको ऐसा मिल रहा है। ये हटाओ, इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो 10.2 इंटू 1.6 अपॉन 3 इंटू 1.67, अप्रोक्सीमेटली देखो ये भी कट जाएगा 1.6, उसको आप अप्रोक्सीमेटली लो तो कट जाएगा, तो 3 10.2 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए, कितना है अप्रोक्सीमेटली 3.4, ये है ना 3.4 मीटर। ये फिजिबल है, 10 की पावर 16 तो फिजिबल ही दिखता है ये सब, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे इक्वल स्पीड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एटॉमिक के स्ट्रक्चर में मिलेंगे, एटॉमिक कोलिजन, मोशन ऑफ द न्यूक्लियस वाले, और ये ठीक है। टाइम है, चलो आगे नेक्स्ट लिखो आप, अगला जो टॉपिक है इसके बाद क्या लिखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद के लिए एक्सरे, एक्सरे लिखो। सबका आ गया होगा 3.4 है ना। नेक्स्ट आप लिखो एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरेज क्या होता था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे पहले कौन आता था रेडियो वेव, फिर क्या था माइक्रो, फिर क्या था इंफ्रा, फिर क्या था विजिबल, और फिर क्या था अल्ट्रावायलेट, फिर क्या था एक्सरेज। एक्सरेज के बाद क्या आता था गामा रेज, फिर कॉस्मिक रेज, ऐसा है ना। यहाँ देखो, अगर मैं इधर से इधर चलता हूँ तो लैम्डा क्या होता है इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंक्रीज, एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज। और आपको यहाँ से एक्सरेज का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, विजिबल के अल्ट्रावायलेट के बाद आ रहा है, यानी इसका एक्सरेज क्या होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका वेवलेंथ क्या हो कम हो, आया ना, एनर्जी क्या हो ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा होती है तभी तो ये बॉडी को पेनिट्रेट करके इमेज बना पाता है। ये सुनो लिख लो एक्सरेज आर, ये लिख लो पहले, इसके बाद लिख लेना डेफिनेशन। ये रेंज याद रखो ताकि डेफिनेशन लिखने में दिक्कत ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक अपन सारे डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न और वेव ऑप्टिक्स सब कुछ है ना, तो आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसमें लिखो एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस of very short wavelength and high frequency or energy
हाई फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, सेम ही चीज है, हाई फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। आगे देखो, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव वेरी हाई, they have very high penetrating power. That's why they are used in medical applications. ठीक है, और इसमें भी कुछ सॉफ्ट एक्सरे होते हैं, कुछ हार्ड एक्सरे होता है ना, तो उसमें भी कैटेगराइज किया गया है कि 1 से 10 के आसपास को शॉर्ट होता है, उससे ऊपर क्या होता है हार्ड। आवाज इतना शब्द हो शॉर्ट लिखा जाना कि एक्सरेज क्या है, इसका वेवलेंथ क्या होता है कम, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हाई, और पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है हाई। अच्छा, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट लिखो, जनरेशन ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे दिखता नहीं है ना, जैसे तुम कभी एक्सरे करवाया हो है ना, तो उसमें आपको कुछ पता नहीं चलता, कुछ रेडिएशन आया है ना, वो खड़ा कर देता है, खड़े हो जाओ, इमेज बना के दे देते हैं। एक्सरे क्या होता है, विजिबल रीजन नहीं होता। तो अगर नेक्स्ट लिखो जनरेशन ऑफ एक्सरे, कुछ पहले मैं सेटअप बना देता हूँ। ध्यान समझना, ये पूरी चीज थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्चुअल है। तो मान लो इसको, बुक में अलग डायग्राम बना होगा, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया, और एग्जाम में तो आपको डायग्राम बनाना नहीं, हाँ बोर्ड के एग्जाम में बनाना पड़ता है। वहां पे जो एनसीईआरटी बना है उसको एक बार देख। इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में होगा, कोलीमीटर, कोलीमीटर समझाता हूँ क्या होता है। बना लिया, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जो बैटरी लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, किधर से किधर है, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब ये फील्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन को सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, याद है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस वाले किधर भागेगी, इधर की तरफ, माइनस वाले किधर भागेगी, सपोर्ट कर रहा है। अब देखो क्या होता है इसमें, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन गन में क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो थर्मो आयोनिक इमिशन से होंगे। कैसे होंगे ये, जैसे आप इसका बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, हाँ है ना, बढ़ाते जाओगे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पड़ा है, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा। मान लो ये रेड कलर का हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ड्यू टू द थर्मो आयोनिक इमिशन।
जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कोलीमीटर से इसका हम एक बीम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बीम, उसको डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसको एक्सेलरेट करेगा, है ना। अरे वो इसमें प्रोसेस क्या है, जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, उसका ये रिवर्स प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, लाइट गिर रहे थे, रेडिएशन गिर रहा था और क्या बाहर आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गिरेगा और क्या बाहर आएगा, रेडिएशन। उन रेडिएशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सरे। होगा क्या, देखो जब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा टारगेट मटेरियल के अंदर, काफी फास्ट स्पीड से जा रहा है, अंदर जाके क्या होगा, ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा तो क्या वो डी एक्सलेट कर रहा है। तो कोई भी चार्ज जो डी एक्सलेट करता है तो क्या निकालता है, एनर्जी लूज करता है, और किस फॉर्म में निकालता है, रेडिएशन, है ना। इसमें भी दो टाइप के होते हैं एक्सरे, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे समझो जस्ट रिवर्स है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता था, रेडिएशन गिरता था, क्या बाहर आता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, क्या बाहर आएगा, रेडिएशन, जिसको कौन सा बोलते हैं अपन, एक्सरे। तो लिख लो इस चीज का, लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ कि देखो जनरेशन वाले में कि इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूसेज सही वर्ड रहेगा, जनरेट सही वर्ड रहेगा। इलेक्ट्रॉन गन जनरेट्स इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मो आयनिक एमिशन due to heating effect of current, due to thermoionic emission, due to heating effect of current, ठीक है। These electrons are accelerated due to the electric field by the external battery, ठीक है। when these highly accelerated electrons strike the target material, they get deaccelerated and loses energy in form of electromagnetic radiations, called X-rays, in form of electromagnetic radiations called क्या करते हैं, X-rays। ये सुनो, अब कुछ और देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट मटेरियल। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट मटेरियल, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट मटेरियल, तो आप खुद से सोच के बताइए ताकि आपको याद करना आसान हो। टारगेट मटेरियल कैसा होना चाहिए, जब ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है ना, तो क्या ये बहुत ज्यादा हीट करेगा, यस और नो। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो पिघल जाएगा। तो पहला नेचर क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहला। दूसरा स्पेसिफिक हीट, वो हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। सोच के बताओ, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास। स्पेसिफिक हीट हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, कॉमन सेंस से बताना। खुद से याद रहेगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ऐसे भूल जाओ। स्पेसिफिक हीट हाई होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट होता क्या था, किसी भी मटेरियल का 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देना पड़े। तो हम ये चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जल्दी हीट हो या लेट से हीट हो। स्पेसिफिक हीट ज्यादा या कम होना चाहिए, ज्यादा। लिख लो हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तीसरा कंडक्टिविटी पे आता है। कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, सोच के बताइए। हाई कंडक्टिविटी या लो कंडक्टिविटी। दूसरा हम सब मैं ही बता रहा हूँ, तुम भी तो बताओ यार। मतलब कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। कंडक्टिविटी समझते हो क्या होता है, कंडक्टिविटी मटेरियल की एबिलिटी टू लूज और गेन हीट, यस और नो।
तो इसका ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? इसको कूलिंग एजेंट को हीट ट्रांसफर करना है, तभी तो ठंडा भी होगा, यस और नो? तो कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? हाई, देखो हाई कंडक्टिविटी। और एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, इस अगर ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? हाई। तो नेक्स्ट देखो हाई एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसकी वजह से जो एक्सरे बनता है इसको बोलेंगे अभी, दो टाइप के एक्सरे मिलते हैं, कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप लिखो पहला कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ बनाते हैं, तो नेक्स्ट लिखना ना कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ अगर आप बनाए, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ किस तरीके से आता है, बना लो इसको। कंटिन्यूअस कर्व मिल रहा है, बैटरी का पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रॉन E से निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये जो वेवलेंथ है, जो मिनिमम वेवलेंथ है वो कितना हो सकता है, इस सेटअप को देख के बताओ। ये जो एक्सरे हमने बनाया इसका जो मिनिमम वेवलेंथ होगा, जो कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं, वो कितना हो सकता है, इस फिगर को देख के बताओ। HC by lambda, HC by EV, हाँ कैसे? EV नॉट जस्ट दी पोटेंशियल होगी वो उसमें HC by lambda, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक्सेलरेट करके, है ना, तो आइडियल केस में क्या होगा, जितना वो एक्सेलरेट करके एनर्जी गेन किया है, क्या वो कंप्लीटली लूज कर दे? कंप्लीटली लूज करना पॉसिबल है क्या? अंदर में कुछ कोलिजन में भी जाएगा। तो आइडियल केस में क्या होगा, जो भी इसने गेन किया है वो कंप्लीटली लूज करके फोटोन बना रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी मैक्सिमम एनर्जी कितनी इसकी पॉसिबल है, अगर आप इसको v से x लिख लो, E into v, है ना, अब इसको लिख लो, यहाँ पे जो होगा ये क्या हो जाएगा, E into v बराबर क्या होगा, HC by लैम्डा कट ऑफ। लैम्डा कट ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, इसी पे सवाल आता है, कट ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, HC by EV, लिख लो, ये होता है इसका कट ऑफ। लिख लो ये क्या होता है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से आता है, ये जो अपनी कंप्लीट एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, जो कि आइडियली पॉसिबल है, रियलिटी में पॉसिबल, कुछ ना कुछ कोलिजन में भी जाते हैं। तो लिख लो इसको, इस चीज के बारे में लिख लेना कि कट ऑफ वेवलेंथ इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन, कट ऑफ वेवलेंथ इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन which loses its complete energy for X-ray, है ना, which loses its complete energy for X-ray, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? तो इस फॉर्मूले में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सरे पे अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा कट ऑफ बराबर HC अपॉन EV। अब जो मैं चर्चा करने वाला हूँ कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से सुनो। ये जो भी मैं चर्चा करने वाला हूँ कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कोई अटेंशन है ना, मैं इसी टारगेट मटेरियल को जूम करके बना रहा हूँ। तो ये था आपका टारगेट मटेरियल, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, यहाँ न्यूक्लियस होगा एक तरीके से, समझने के लिए बना, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है हाईली एक्सलेट करके जा रहा है, इसका मोशन कैसा होगा न्यूक्लियस के अराउंड, कौन बताएगा? सीधा होगा या ऐसे मुड़ेगा या ऐसे मुड़ेगा, कैसा मुड़ना चाहिए? ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बस। इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सेलरेट करके, तो न्यूक्लियस के अराउंड का मोशन कैसा होगा, बता सकते हो तुम? कर्व होके अवे जाएगा, ऐसे जाएगा या टकरा जाएगा? याद करो, आप इधर देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ध्यान सुना, काम की बात हो रहा है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है और न्यूक्लियस पे, ठीक है। अगर हमने आपको रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ाया था, याद करो, ये गोल्ड फॉइल लगा देंगे और यहाँ पे क्या था आपका न्यूक्लियस,
नहीं था बेटा, और यहाँ से तुम अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे थे, अल्फा पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, ये भी क्या था, पॉजिटिव। इसकी वजह से अगर ये आ रहा था तो कैसा मोशन होता था, अभी वाल, और ये सुनो, और अगर ये मैं बात करूं ये एट्रैक्टिव फोर्स होता तो कैसा मोशन होता है, अभी जाते हैं ऐसे जाते, ये वाला, ये सुनो, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इस तरीके से जाए, ठीक है, और इस तरह से रेडिएट करेगा। एक मोशन तो ये है कि अगर ऐसे जा रहा है, डीएक्सलेट करता हुआ जा रहा है, तो ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसकी वजह से जो एक्सरे बनने से क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे, क्योंकि ये डीएक्सलेट करता हुआ जा रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसके किसी इनर इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो यहाँ पे क्या इसको किक करके बाहर कर देगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, वैकेंसी, हाँ है ना, वैकेंसी जनरेट होगा तो क्या होगा, हायर वाले जंप करेंगे इसको फिल करने के लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे तो क्या होगा, फिर से फोटोन निकलेगा, उसकी वजह से जो एक्सरे होता है क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। समझ में आया क्या बोला मैंने, फिर से देखो, ये किसका अंदर का कहानी है, बोलो बोलो यार, टारगेट मटेरियल। दो पॉसिबिलिटी है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, टकरा नहीं रहा, किसी से भी नहीं टकरा रहा, और ऐसे घूम के चला रहा है डी एक्सरेट करता हुआ, इसमें जो एनर्जी लॉस कर रहा है इसकी वजह से जो एक्सरे बन रहा है उसे कौन सा एक्सरे बोल रहे हैं, वो ग्राफ कैसा मिलता है, यस और नो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये जाया और किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, टकराया तो क्या हुआ, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई तो दूसरे वाले जंप करे इसको भरने के लिए, तो जंप करेंगे तो क्या निकलेगा, फोटॉन्स, उसकी वजह से जो एक्सरे बन रहे से क्या बोलते हैं, लिखो इस चीज को कॉपी करकर, फिगर बना लो और इसको लिखो समझने के लिए, फिगर बना लो और फिर मैं जो बोलूंगा उसको लिखो। समझ में आया दोनों टाइप का, तो लिख लो, कंटिन्यूअस एक्सरे इज due to the loss of energy by electron, loss of energy by electron due to deceleration inside the material, inside the target material, due to deceleration inside the target material, ठीक है, इसका हमने ग्राफ भी बनाया है, यस और नो, क्लियर है चीज। दूसरा लिखो, ऐसे लिखो, when electron, when accelerated electron, when accelerated electron strike the inner electrons, strike the inner electrons of the atoms of the target material, inner electrons of the atoms of the target material, then there will be vacancy at that place, then there will be vacancy, then there will be vacancy at that place, to fill that vacancy, to fill that vacancy, electrons from higher energy state, electrons from higher energy state jump to the lower energy state, higher energy state jump to the lower energy state, and photons are emitted, and photons are emitted, and they correspond to characteristics X-ray, they correspond to characteristics, इसको characteristics क्यों बोलते हैं बताता हूँ, they correspond to characteristics X-ray। इसका ग्राफ अगर बनाए, ये किसका ग्राफ है बेटा, कंटिन्यूअस एक्सरे का, और इसका बनाए ना, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन, इसके नाम का भी एक्सप्लेनेशन है, क्यों ऐसा नाम दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे,
इस केस में जो एक्सरे का ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से आएगा, आई वर्सेस लैम्डा, ग्राफ इस तरीके से होगा, इस तरीके से पीक आता है, हम बोल सकते हैं लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग टू ए अल्फा ट्रांजिशन, ये है लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग टू ए बीटा ट्रांजिशन, इस तरीके से है। ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चंस आए हैं, ये एडवांस में भी आए हैं दो बार, ये नाम पूछा था क्या है, लैम्डा के अल्फा और साथ में क्या लैम्डा के बीटा, अचानक से इसमें पीक इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात काम की, वैसे तो मैं सारी बातें काम की करता हूँ लेकिन थोड़ा ज्यादा काम का के अल्फा साथ में क्या है के बीटा, ऐसा है ये, मतलब आगे जाके हर एक वेवलेंथ का मिल रहा है आपको, जैसे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं तो वो उसका रेंज कहां तक होगा, मैक्सिमम तो था एच बाई वो लैम्डा वाला, उसके बाद बहुत सारे कोलिजन टकरा रहे हैं ना, तो अलग अलग अमाउंट के निकल रहे हैं, तो हर एक वेवलेंथ की कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मिलती है, इसलिए ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखना, ध्यान सुनना, अभी तक जो तुमने पढ़ा है इस चैप्टर में, उसमें कौन सा मॉडल एटम पढ़ा है, बोर्ड मॉडल, बोर्ड मॉडल किसके लिए वैलिड होता है, और हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्सरे, एक्सरे में हमने क्या बताया किसके लिए है, ये हाई एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर मतलब इसमें बोर्ड एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बोर्ड मॉडल वैलिड, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे, बोर्ड मॉडल से, ये सुनो, तो आप ध्यान सुनना कि मैं जो क्या बता रहा हूँ लॉजिक बता रहा हूँ समझने के लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर मैं बोर्ड मॉडल ही देखूं तो इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते थे, ये जो 2 से 1 होता था इसको क्या बोलते हैं, के अल्फा ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, के सेल में आ रहा है, और जस्ट इसके पहले वाले सारे से के अल्फा बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं अपन, के बीटा, और आगे क्या बोलते हैं, के गामा, समझ रहा है ये चीज, तो लिखो इस चीज को, के अल्फा के बीटा, कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो, के अल्फा ट्रांजिशन का मतलब 2 से 1 में हुआ, के बीटा ट्रांजिशन का मतलब 3 से 1 में हुआ, के गामा मतलब 4 से 1 में हुआ, इस तरीके से। के अल्फा अगर इसमें देखें तो इसको क्या बोलेंगे, एल अल्फा, इसको क्या बोलेंगे, एल बीटा, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, के अल्फा के बीटा, ये ध्यान रखना, इसमें एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूं, के अल्फा के बीटा, एल अल्फा एल बीटा, ऐसे चलता रहता है, कैसे ना। तो अपन इस पे कंसंट्रेट करना और वहां पे भी कंसंट्रेट करना, इधर देखो, अगर मैं बोलूं के अल्फा के बीटा, किसका वेवलेंथ कम होगा, पता है, जितनी बड़ी लाइन उसका ज्यादा एनर्जी, उसका उल्टा वेवलेंथ, यही होता है। अब देखो के अल्फा की छोटी लाइन है, इसकी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, के अल्फा का वेवलेंथ ज्यादा है के बीटा से, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन एनर्जी आप यहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझ सकते हो बड़ी वाले के लिए, है ना, के अल्फा के बीटा में किसका ज्यादा एनर्जी है, के बीटा का एज कंपेयर टू के अल्फा, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी में देखो किसका ज्यादा पिक आ रहा है, के अल्फा का ज्यादा है के बीटा का, क्या उल्टा हो रहा है, अरे हाँ है ना, इसका क्या लॉजिक दिया गया, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब अब जैसे मैंने बोला वैकेंसी क्रिएट होती है, वैकेंसी जब क्रिएट होती है ऊपर वाले जंप करते उसको फिल करने के लिए, है ना, तो के अल्फा के बीटा में किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ट्रांजिशन होने की, मैक्सिमम एटम्स में, अच्छे से बताओ, ये मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस बना दिया, इसको मैंने की इस तरीके से समझते हैं इसको, ये वाला ट्रांजिशन में क्या बोलोगे, बोलिए बताओ, के अल्फा, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई वैकेंसी क्रिएट हुआ, ठीक है, उसको भर, ऐसे मटेरियल के अंदर एक एटम थोड़ी ना, मिलियंस ऑफ एटम्स है, तो यहाँ पे अगर मान लो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, इसको भरने के लिए ये वाला भी जंप कर रहा है, इसको ऊपर वाला भी जंप कर रहा है, इसके और ऊपर वाला भी जंप कर रहा है, किसके चांसेस ज्यादा हैं कि इसको भर दे, के अल्फा, यानी मैं बोलूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में, अगर मान लो 1000 एटम में के अल्फा हो रहा है, के बीटा कितने हो रहा है, 200-300 में, अरे हाँ है ना, ओवरऑल किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, के अल्फा, इसलिए पिक किसका ज्यादा आ रहा है, के अल्फा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, भले ही के अल्फा की एनर्जी कम है लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसलिए उनका इंटेंसिटी क्या ज्यादा है, ज्यादा,
लिख लो इस चीज को, ये फिगर बना लो सब कुछ समझने के लिए, फिर मैं जो लिखवा रहा हूँ लिख लेना। लिख लो, फिर मैं जो लिखवा रहा हूँ लिख लेना। बना लिया तो लिखो कॉपी के अंदर कि although energy of k beta transition, although energy of k beta transition is greater than k alpha transition, but in the graph peak for k alpha transition is greater because when electron strike the inner electron of the atom, the probability of k alpha transition inner electron of the atom, then probability of k alpha transition is much greater. K alpha transition is much greater than k beta transition. Consequently, overall intensity of k alpha transition. Consequently, overall intensity of k alpha transition will be what? Greater than k beta. समझ में आया ग्राफ? अच्छा, इसका नाम क्या है? इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्यों बोलते हैं? पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने है, सोच के बताओ लॉजिकली इसका नाम ऐसा क्यों दिया है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? मतलब एक मेटल की एक कैरेक्टर को बता रहा है। ये सुनो, आप ये एक्सरे का चार्ट देख के बता सकते हो कौन सा मेटल यूज हुआ है, अरे है ना, कोबाल्ट यूज हुआ है, निकल, ये केवल एक ग्राफ देख के बता सकते हो, है ना। कैसे? देखो, जैसे मैंने बताया आपको हाइड्रोजन एटम्स हम आपको बताते हैं, जैसे आपको हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जो ट्रांजिशन होता था 2 से 1, क्या 10.2 जेड स्क्वायर था, तो 10.2 जेड हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 10.2, हीलियम के लिए क्या होगा 10.2 into 4, लिथियम के लिए 10.2 into 3, 3 का स्क्वायर। ये इस तरीके से हो रहा है, यानी के अल्फा ट्रांजिशन का जो पिक होगा कि अलग अलग मेटल टारगेट मेटल के अलग अलग होगा, यानी इसके लिए इसे क्या बोल रहे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इससे आप बता सकते हो कौन सा मेटल यूज हुआ। लिख लो इसको अपने लैंग्वेज में, लिख लीजिए जल्दी से, इसका नाम ऐसा क्यों है। लिख लो कि दिस ग्राफ गिव्स अस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टारगेट मटेरियल। This graph gives us characteristics of the target material used in the X-ray production. तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है थ्योरेटिकली, कोई दिक्कत किसी को? तो एक अभी टाइम भी है 5 मिनट, एक सवाल आप कर सकते हो ग्राफ पर। तो इस पे ग्राफ का क्वेश्चन अपन करते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है, एक ग्राफ इस तरीके का है, दूसरा ग्राफ इस तरीके का है। पहले की कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर मान लो Z1 है, पोटेंशियल V1 है, दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर Z2 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सटर्नल बैटरी का था वो V2 है। बना लो फिगर, फिर कमेंट करना है Z1 Z2 V1 V2 पे कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर। दिस इज द ग्राफ फॉर टू डिफरेंट टारगेट मटेरियल्स।
नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ नोवेटर्स करेंगे, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करेंगे। Z1 Z2 V1 V2 में क्या क्या होगा रिलेशन? V1 V2 इक्वल होंगे, कैसे पता चला? कट ऑफ वेवलेंथ सेम है। और Z1 Z2 को कैसे पता चला? Z1 Z2 कैसे पता? बोर्ड मॉडल से भी देख सकते हैं। 1/लैम्डा बराबर के R(Z²) होता था, तो Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अरे हाँ है ना? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका K अल्फा देखूं और इसका K अल्फा देखूं, किसका K अल्फा ज्यादा ग्रेटर है? लैम्डा फॉर K अल्फा किसका ज्यादा ग्रेटर है? 2 वाले का लैम्डा फॉर K अल्फा ज्यादा ग्रेटर है। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? कम होगा। लैम्डा ज्यादा है यानी Z कम होगा, यानी V1 बराबर V2 हो जाएगा। और Z1 Z2 में क्या होगा? Z1 ग्रेटर है Z। तो ये Z जो है इनवर्सली है लैम्डा का ना, तो लैम्डा ग्रेटर है तो Z कम होगा, तो Z1 ग्रेटर देन Z2 होगा। समझ में आया क्या क्या किया? आया ना? समझ में आया क्या किया? कैसे आया बताओ? उसका जो है वो लैम्डा ग्रेटर है, पोटेंशियल सेम है, कट ऑफ है ना पहला, इस वजह से V1 V2 सेम हो जाएगा। और इसका K अल्फा, इसका K अल्फा देखो, किसका लैम्डा K अल्फा ज्यादा है? सेकंड वाले का, तो Z क्या होगा? कम होगा इनवर्सली। ठीक है, कर सकते हैं सर? आया ना? चलो 3-4 मिनट है, विदाउट बोर्ड पूछ लो, क्या क्वेश्चन करा दो इसमें दिखाना मॉड्यूल में। एक्सरे पे क्वेश्चन है क्या? क्या निकालते हैं? एरर एरर क्यों पढ़ रहे हो तुम? पहले चैप्टर से बोलो एरर पढ़ा दो, एरर पढ़ा दो। कहाँ गया ये ना एक्सरे क्वेश्चन दिया है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द मैक्सिमम, अरे यार इतना आसान सवाल। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज एमिटेड, find the maximum frequency of the X-rays emitted by an X-ray tube, by an X-ray tube operating at 30 kilovolt. Find the maximum frequency of the X-rays emitted by an X-ray tube operating at 30 kilovolt. आंसर बता दीजिए क्या है? आंसर हर्ट्ज में दिया है। Find the maximum frequency of the X-rays emitted by an X-ray tube operating at 30 kilovolt. Frequency, maximum frequency of the X-ray emitted by an X-ray tube operating at 30 kilowatt. एक ही फॉर्मूला इसमें, वही लगाना है। लैम्डा कट ऑफ बराबर HC अपॉन EV। HC को 12,400 लिख दो। क्या? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 7.2 into 10 की पावर 7.2 into 10 की पावर 18 आ रहा है। 7.2 into 10 की पावर 18 आ रहा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सबका आ गया क्या? कैलकुलेट कर लो। एक ही फॉर्मूला है, वही लगाना है। 12,400 वाला यूज करो कॉन्सेप्ट। 3 मीटर पर सेकेंड इसका पहले का बोल। सबका आ गया? 7.51 नहीं आया? जबरदस्ती बोल रहे आ गया? सबका आ गया? 7